नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम उमा भारती की शराबबंदी के खिलाफ अभियान पर रोज नई नई बातें सामने आ रही हैं। अब उमा भारती ने कहा है कि 14 फरवरी के बाद वो अपनी रणनीति का खुलासा करेंगी। इस पर कांग्रेस अब तंज कस रही है। नशे के खिलाफ सभी सियासी दल बढ़ चढ़कर बात तो करते हैं, लेकिन उसे लागू करने की बात आते ही कदम लड़खड़ाने लगते हैं, क्योंकि सवाल आमदनी का जो है 2020-21 में ही शराब से सरकार को करीब 21,000 करोड़ से ज्यादा की आमदनी हुई है। ऐसे में उमा भारती ने चूंकि बोल दिया है कि वो नशा मुक्ति को लेकर आंदोलन चलाएंगी, शराबबंदी को लेकर के जन समर्थन जुटाएंगी, अब ऐसा लग रहा है कि उन्हें शायद इस पूरे मामले को लेकर दोबारा विचार करना पड़ रहा है। अब वो कह रही हैं कि जनता का समर्थन जरूरी है, मैं कोई 30 मार्का नहीं हूं। और जाहिर सी बात है, कांग्रेस कह रही है कि इस मामले में हम उमा जी के साथ हैं, पर कदम क्यों लड़खड़ा जाते हैं जब भी बात शराबबंदी की होती है, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या कहना है उमा भारती का और उस पर किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है शराबबंदी को लेकर मध्य प्रदेश में। मैं अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार्का थोड़ी मानती हूँ। मैं शराब के खिलाफ हूँ। मध्य प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए, इसका मैं पूरी तरह से इसमें विश्वास करती हूँ। और कल की 2-3 घटनाएं, जैसे हनुमंतैया टापू के बारे में आज मैंने एक समाचार पत्र में पढ़ा है कि किनारे पर ही खुल के शराब छक के पी जा रही है। और एक देवरी की भी घटना आई है, यहाँ गुनगा की भी घटना मेरे नोटिस में आई है, आप ही लोगों के माध्यम से आई है। शिवराज जी हमारे ही मुख्यमंत्री हैं, परम सतोगुणी चरित्र के व्यक्ति हैं, निजी जीवन में उनकी शुचिता साधु संतों जैसी है, वो गृहस्थ होते हुए भी एक संत व्यक्ति हैं। बीडी शर्मा भी इसी प्रकार से हैं। हमारे संगठन मंत्री तो हमारे संघ के प्रचारक ही होते हैं। तो ये सारे लोग शराब के खिलाफ हैं। तो इसलिए जब सब लोग शराब के खिलाफ हैं तो वो क्या अड़चने हैं जो दूर नहीं हो पा रही, इसके बारे में हम शिवराज जी से बात करेंगे। शराबबंदी को लेकर जो नरम होते हुए तेवर उमा भारती जी के दिखाई दे रहे हैं, वो ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं पॉलिटिकल डीलिंग हो रही है। एक पवित्र उद्देश्य के लिए संघर्ष की धार धीमी पड़ती जा रही है और उस धीमी चक्की में शराबबंदी जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ जो लोग हैं वो पिसते जा रहे हैं। सरकार अपनी बातों पर प्रतिबद्ध है और शिवराज जी ने स्पष्ट किया था कि एक भी शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं खोली है। हम सब जानते हैं कि रेवेन्यू का एक सोर्स होता है, पर जो कांग्रेस विपक्ष में आकर बोलती है, जब वो सत्ता में आती है तो उसका रूप रंग क्या होता है हम सब जानते हैं। उमा जी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं। एक साफ मंशा के साथ वो शराबबंदी चाहती हैं। उस पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार समय समय पर अवेयरनेस कार्यक्रम चलाती है। वरिष्ठ नेत्री होने के नाते उनकी जो भी बात मुख्यमंत्री के साथ होगी, मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी उस पर जो भी निर्णय लेंगे, भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश उसको स्वीकार करेगा। तो आइए देखते हैं क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल। हमारे आज के सवाल शराबबंदी से जुड़े हैं, उसे लेकर ऐलानों से जुड़े हैं। शराबबंदी पर उमा भारती के नरम पड़े तेवर, क्या समय बढ़ा सरकार को कर रही है फेवर? शराब पर सरकार ने नई नीति बनाई, दीदी बस तारीख पर तारीख देती रह गई। उमा भारती ने अब जन समर्थन मांगा, कांग्रेस ने बताया पॉलिटिकल ड्रामा। एमपी में शराबबंदी पर जुबानी जंग, कांग्रेस बीजेपी क्यों नहीं आती इस मामले पर संग, ये सबसे बड़ी बात है और ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता, बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर हितेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सविता दीवान शर्मा जी, पूर्व विधायक हैं, वरिष्ठ नेत्री हैं कांग्रेस की। बहुत स्वागत है सविता जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और साथ ही साथ हमारे साथ ब्रिज त्रिपाठी जी जुड़ी हुई हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, नशा मुक्ति को लेकर के लगातार सामाजिक जागरूकता के लिए काम करती रहती हैं। ब्रिज जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अब हम सीधे रुक कर लेते हैं, सबसे पहले ब्रिज जी के पास में आता हूं। ब्रिज जी मुझे ये बताइए कि देखते हैं बीजेपी बोलती है शराबबंदी होनी चाहिए, कांग्रेस बोलती है शराबबंदी होनी चाहिए, सीएम बोलते हैं शराबबंदी होनी चाहिए, एक्स सीएम बोलते हैं शराबबंदी होनी चाहिए, पर होती नहीं है। उल्टा होता यह है कि शराब सस्ती हो जाती है, शराब को लेकर के नई नई नीतियां आ जाती हैं, मॉल्स में शराब बेच देंगे, स्टेशन पर शराब बेच देंगे, आदिवासियों से शराब खरीद बिकवाएंगे।
तो ये बोलने में और करने में इतना अंतर क्यों है? देखिए, मेरी आवाज आ रही होगी जी ब्रिज जी। जी देखिए, एक सामाजिक परिवेश में हम इस बात को बोलें तो अभी 3 दिन पहले की घटना है। उन्नाव में एक युवक ने अपनी पत्नी का गला रेत दिया और वजह वही है शराब के लिए पैसे ना देना। अब क्या है, इस तरह की घटनाएं आम हो गई है। हमारी जो सरकार है वो भूख, कुपोषण, कैंसर, कोविड, ये इन सब से बीमारियों से कितनी मौतें हुई इसका तो जायजा लेती, आंकड़ा भी रखती। मगर क्या कभी भी आपने यह आंकड़ा सुना कि शराब के लिए पैसा ना देने पर या शराब की वजह से किसी परिवार का क्या नुकसान हुआ? क्योंकि सरकार हो, देखिए, जो भी पक्ष में हो या विपक्ष में हो, जब वो पक्ष में आ जाती है सरकार तो उसको अपनी रेवेन्यू याद आता है, इसीलिए तेवर नरम पड़ते हैं। मैं करीबन, आप देखिए, 20 साल से इस क्षेत्र में जुड़ी हूं। मैंने हजारों परिवारों को नष्ट होते हुए देखा है, इस शराब की वजह से उस परिवारों को बिखरते हुए देखा है। लेकिन ये जो इमोशनल आप कह सकते हैं जो डिसबैलेंस है, या ये जो आर्थिक रूप से ये एक कमजोरी की तरफ जो जा रही है, ये सब सरकार को कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि उन्हें रेवेन्यू चाहिए। जैसे कि अभी हमारी एक बहन जी ने बताया, स्पोक्स पर्सन ने, कि रेवेन्यू भी एक चीज है। तो ठीक है, रेवेन्यू चीज है, तो क्या सिर्फ शराब से ही वो रेवेन्यू जनरेट की जा सकती है? मध्य प्रदेश तो आदिवासियों का गांव है, यहाँ शराब के अलावा बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, हैंडीक्राफ्ट है या कला कौशल है, जिससे रेवेन्यू बढ़ाया जा सकता है। लेकिन शराब चूंकि इजी अप्रोच है, एक्सेसिबिलिटी आपने और बढ़ा दिया है। आप कहते तो हैं कि हम बंद कर देंगे, जैसी आपको सत्ता मिलती है क्या हो जाता है, आपको ये लगता है कि मैं जितना आसानी से एक्सेसिबिलिटी बढ़ा दूं उतना ज्यादा शराब बिकेगा, और शराब जितना ज्यादा बिकेगा उतनी मेरी रेवेन्यू बढ़ जाएगी। ये बात अलग है कि उन आंकड़ों से सबक व सीख लेकर कोई भी सुधारवादी कार्यक्रम का ना तो क्रियान्वयन होता है, ना किया जाता है। शराब और अन्य नशीले पदार्थों से होने वाले मौत का आंकड़ा भी नहीं रखा जाता, आपने देखा हो। ठीक है ब्रिज जी। सविता जी, आपके पास आता हूं। सविता जी, मुझे बताइए कि सरकार में कहा जाता है, खुद सीएम कहते हैं कि हम नई शराब की दुकान नहीं खोलेंगे, और खोली भी नहीं, लेकिन उसके बदले कह दिया कि अब हम स्टेशंस पर या मॉल्स में शराब की दुकान के लिए अनुमति देने जा रहे हैं। तो ये क्या कहा जाए कि शब्दों से खेल रहे हैं क्या? जनता की भावनाओं से यहां पर खिलवाड़ हो रहा है सीधे तौर पर। शराब को हमें ज्यादा बेचना है इसलिए रेट कम कर देंगे, मतलब दुकानें भले ही कम रहे पर शराब ज्यादा बिके इसके लिए नीतियां बना रहे हैं, दुकान कम कर रहे हैं। तो मुख्य मुद्दा तो शराब कम बिके इसका होना चाहिए ना। एक दुकान से ज्यादा शराब बिक जा रही है और 2 दुकानें बंद कर दी, तीनों का जो टोटल कंजम्पशन होता है उसको 1 से कर दिया, ज्यादा कर दिया, तो ये तो लॉस है ना समाज के लिए। अभिलाष जी, सरकार की नीति, सरकार ये चाहती है कि मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा लोग शराब और नशे में रहें, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो, और लोग जो मूल समस्याएं हैं उन पर ध्यान दें और नशे में पूरे समय। मूल की बात है वो ये है। मैं उमा भारती की बात, उमा भारती जी बड़ी नेता हैं और वे जब मुख्यमंत्री थी तब और तब से आज तक वे शराबबंदी की बात करती हैं, लेकिन जिस भाषा में वे आज कह रही हैं, वे बड़े नरम सुरों में बड़े मुख्यमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पोषित करते हुए शब्दों में अपनी बात कह रही हैं। तो ये पॉलिटिकल ड्रामा है, जो एक नेता आपका कहे कि शराबबंदी होना चाहिए, दूसरी तरफ सरकार न केवल शराब के दामों की कमी करे, बल्कि सर्वसुलभ कैसे हो जाए शराब, उसकी प्रक्रिया पूरी अपनाए। माने सरकार ने नीति बनाई कि 20% कब दाम में बेचेंगे, सरकार नीति बना रही है कि मॉल में बेचेंगे, स्टेशन पर बेचेंगे, सरकार नीति बना रही है कि आप घर में भी एक निश्चित सीमा तक शराब रख सकते हैं और उसको परोस सकते हैं। माने प्रदेश में अब घर घर में शराब खाने बने, ऐसी नीति शिवराज जी की सरकार बना रही है। हम घोर इसका विरोध करते हैं और इसका विरोध अंत समय तक हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि इस नीति से, सुनिए तो सही, इस नीति से न केवल महिलाओं पर अत्याचार बढ़ेंगे, बल्कि समाज में होने वाले अपराध है उनकी संख्या भी बढ़ेगी। एक और बात मैं जोड़ना चाहती हूँ, सरकार ने ये कहा कि नर्मदा क्षेत्र में शराब की दुकानें नहीं होना चाहिए, और उन्होंने उसके बारे में अमल करने की कोशिश भी की, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? अब नर्मदा क्षेत्र में, क्योंकि मैं नर्मदा क्षेत्र से आती हूँ, घर घर में शराब पहुंचाई जा रही है शराब के ठेकेदारों के द्वारा। तो सबसे पहले तो सरकार को जो अवैध शराब
बिक रही है, हाँ। सबसे पहले उस पर रोक लगानी चाहिए, नंबर ठीक 1 है। बात। दूसरी बात ये है कि उनकी बड़ी नेत्री की बात उनको सुननी चाहिए सरकार को। ना, लेकिन सविता जी, मेरा एक सवाल ये है कि जब भी हम आपकी तरफ से सवाल उठते हैं और उन सवालों को लेकर डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी जैसे प्रबुद्ध प्रवक्ता के पास जाते हैं, तो वो कहते हैं कि कांग्रेस तो महिलाओं के लिए शराब नीति लेकर आ गई थी, वो तो महिलाओं के लिए अलग से शराब दुकान खोलने की बात करती थी। तो जिसके पास सत्ता होती है वो शराब से इतना प्यार क्यों करने लगता है, मुझे ये बताइए ना। देखिए देश, मैं बार बार ये कहती हूँ और मुझे आश्चर्य होता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि आप 15 साल से सरकार में हैं। जब कभी भी मैं नेताओं से बात करती हूँ या आपके टेलीविजन के माध्यम से आती हूँ तो वे 15 महीने के मुद्दे पर बात करते हैं। आप 15 वर्षों से 18 वर्षों से सरकार में हैं, आपकी बड़ी नेत्री इस मुद्दे पर बात कर रही हैं और अब वे सुना है कि वे कह रही हैं कि मैं जन समर्थन लूंगी। जन समर्थन के बदले वो नेताओं को सहमत कराएं, वो जो कह रही हैं उन पर बाकी नेता सहमत ठीक है, उनके नेता तो उल्टा नीतियां बना रहे। ठीक है सविता जी, मैं आता हूं डॉक्टर हितेश जी आपके पास। सर, उमा भारती जी जैसी फायर ब्रांड नेत्री जो कह देती थी वो कभी पीछे हटती नहीं थी, आपने ऐसा क्या कर दिया सर कि वो तारीख पे तारीख दे रही हैं? कभी कहती है नवंबर में करेंगे हम प्रदर्शन, कभी कहती हैं कि जनवरी में कर लेंगे प्रदर्शन, कभी कहती हैं 14 फरवरी को मैं सड़कों पर उतर जाऊंगी, और उतरती भी नहीं है सर। तो ऐसा क्या और वह तो यहां तक करें कि संत शिवराज जी, संत वीडी शर्मा जी, ये सब चाहते हैं शराबबंदी हो। फिर वो किन ताकतों की तरफ इशारा कर रही हैं जो उमा भारती, शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा ऐसे दिग्गज लोगों पर भारी पड़ रहा है सर? कौन है ऐसे लोग? देखिए अभिलाष जी, पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, दर्शकों को भी। और मैं अभी सविता जी का भाषण भी सुना मैंने और अच्छा लगा, क्योंकि मैं बता सकता हूँ कि सविता जी के घर की कितनी दूर कितनी दुकानें हैं और मैं भी उसी क्षेत्र का हूँ, मेरे परिवार से ही है वो। तो ठीक है, भाषण अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या होता है, देखिए अभिलाष जी, टीवी पर जब हम बैठते हैं ना तो लोग हमारा आचरण देखने की कोशिश करते हैं और लोग चाहते हैं, सच सुनना चाहते हैं। अब क्या भाषण दिन भर चलते हैं, आप बोलने में क्या जाता है। तो आपने बहुत सारी चीजों को कह ही दिया है, तो मैं अब उसमें सविता दीदी की डिबेट में नहीं जाऊंगा। हाँ, मैं बस 2-3-4 चीजें रखना चाहूंगा। भाई, शराब को लेकर मैं बहुत क्लियर आपको ये चीज बता दूं कि आपने अपने पैकेज में भी बताया है कि हाँ, ये बात सच है कि वो एक रेवेन्यू का बड़ा सोर्स होता है और 20% रेवेन्यू मतलब आप सोचिए आपके आधे बजट का आधार देता है। मतलब 1 लाख करोड़ प्लस का जो आप बजट प्रोविजन करते हैं, कोई भी सरकार रहे, उसको 20,000 करोड़ रुपए, 20,000 जो आपका करोड़ रुपए आता है, आप सोचिए वो उसको बेस देता है जिसकी ताक पर हम आगे। तो रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स हम मानते हैं कि वो है, यहाँ सबको पता है ये बात। ठीक है। दूसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर शिवराज जी ने 3601 दुकानें, तो 3601 ही हैं। मतलब आप कहीं से भी उठा के देख लीजिए सर, ये दुकानों वाला मामला मत दीजिए, आप तो खपत बढ़ाते जा रहे हैं सर। रेवेन्यू देखिए ना कितना बढ़ा लिया आपने, 22,000 करोड़ तो एक साल में ही कमा लिया। मुझे यदि आप बोलने, क्योंकि झूठ में बोलता नहीं हूँ, सच बोलूं ना बोलूं जी, इतना तो मैं रखता हूँ। नहीं, सच बोलिए सर, बोलिए। जी। तो मैं जो बोलूंगा झूठ नहीं बोलूंगा, ये तय है, तो थोड़ा सा मुझे बोल लेने दीजिए जी। तो आपने देखा होगा बहुत सारा व्यापार जो होता है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में, और खासतौर से वहां से तो एक ओएसडी भी सविता जी ने अपनी सरकार में सीएम हाउस में रखे थे, जिनका छापा भी पड़ा था। क्यों होता था? क्योंकि ये तस्करी इसलिए होती थी कि हमारे यहाँ पर कीमतें ज्यादा थी। ठीक है। तो स्वाभाविक है कि ज्यादा कीमत होने की वजह से कम कीमत का माल बॉर्डर से अंदर आता था, जो टैक्स बिना दिए चोरी का आता था और वो बिकता था। तो उसको कैसे रोका जाए, ये पूरी रेवेन्यू एक्सरसाइज थी। इस वजह से शराब के दाम कम किए हैं, तो किसी को फायदा किसी कांग्रेसी को पहुंचाने के लिए नहीं की है। तो ये बिल्कुल इकोनॉमिक एक्सरसाइज थी। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको दर्शक सुनना चाह रहे हैं, देखिए शराबबंदी के लिए मोर्चा किसने खोला है? तो शराबबंदी के लिए मोर्चा इस देश में प्रमुख है किसी ने खोला था, तो महात्मा गांधी जी ने खोला था। मैं आज के गांधियों की बात नहीं कर रहा हूँ सविता जी। तो स्वाभाविक है कि महात्मा गांधी जी ने को खोला था और इसीलिए उनका जो बर्थ स्टेट है वहां पर को रखा गया। उसका क्या हाल है हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बाद यदि उमा जी ने इस विषय को लिया है तो हम उस पर खुलकर बात तो करें। और सबसे पहले चलिए कांग्रेस की शपथ ले ले। आप हमको मत समझाइए, हम तो कभी आपकी नहीं सुनेंगे, आप हमारी नहीं सुनोगे। चलो आप गहलोत साहब को समझा लो, जो हर जिले में हेरिटेज वाइन बनवा रहे हैं। हर जिले में वहाँ की वाइन कैसी बनेगी? कहीं पर कोई जौ होता है, कहीं मक्का होता है, कहीं अंगूर होता है, तो अलग अलग वो बना रहे हैं। हालांकि ये रेवेन्यू एक्सरसाइज है, मैं मानता हूँ इस बात को,
लेकिन कर रहे हैं ना वो। तो आप में से कोई जो लोग बोलते हैं कांग्रेस की ये लाइन है कि कांग्रेस समर्थन करती है, ओके फाइन, कमलनाथ जी से एक ट्वीट करा दीजिए, राहुल गांधी जी से। राहुल गांधी जी कितने 1 2 3 10 फुर कर्ज माफी, तो ऐसे बोल दीजिए 1 2 3 10 शराबबंदी। और पंजाब जिसमें आप चुनाव पे जा रहे हैं, एक आखिरी लाइन, शराब तो छोड़िए, वो सबसे बड़ा ड्रग्स का कॉरिडोर है। तो इसीलिए हिपोक्रेसी कांग्रेस की तो सबको पता है, लेकिन शराबखोरी की गंभीर जो बातें मिस्टर त्रिपाठी ने भी जो कही हैं, मैं उनके पक्ष में हूँ एज ए डॉक्टर ऑल्सो, क्योंकि मैंने भी लोगों को बर्बाद होते देखा है। और जो शराबखोरी से नुकसान होता है वो बिल्कुल बंद होना चाहिए। और हमें एक बड़े अभियान। महेश जी हमारे साथ जुड़ गए सर। महेश चौकसे जी हैं, सदस्य हैं लिकर एसोसिएशन के। महेश जी बहुत स्वागत है आपका। महेश जी मैं आपसे जानना चाहूंगा इस पूरे मामले को लेकर के, जब से सरकार नई शराब नीति लेकर आई है, लोग इसे शराब को समाज में बढ़ावा देने के तौर पर देख रहे हैं, क्या ये सही है, या आपको जिस तरह के तार्किक बातें कर रहे हैं हितेश जी के आसपास, अगर महंगी सस्ती होगी तो वहां से स्मगलिंग होगी शराब की, ये वजह रही है, क्या इसके पीछे कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू भी है, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है ही। मेरे ख्याल से, मैं जहां तक जानता हूँ, रेवेन्यू देने वाले सबसे विभागों में से एक आबकारी है। आबकारी ठेकेदार सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो सरकार को मिलता है वो देता है आबकारी वाला। अब जैसा कि नेताओं ने, या मतलब माननीय मुख्यमंत्री वाणिज्य कार्य द्वारा जो प्रस्तावित किया गया है, शराब नीति लाई गई है, उससे निश्चित रूप से वो शराब के दामों में कमी करेंगे। और जब वो शराब के दामों में कमी होगी तो अवैध शराब का जो व्यापार है, अवैध शराब के व्यापार में जहां तक मेरा ऐसा मानना है कि उसमें कमी आएगी। अभी भी सरकार की मंशा या अधिकारियों की मंशा अवैध शराब को लेके रोकना रहता है। अगर इस तरह से वर्किंग होती है और अगर उसमें प्रॉपर वर्क होता है तो शायद नो डाउट इसका फायदा मिलेगा। और जैसा कि आदरणीय दीदी और भाई साहब हितेश भाई साहब ने कहा कि शराबखोरी गलत है, उससे नो डाउट परिवारों को नुकसान होता है। पर अगर सरकार की नीतियां, अगर सरकार बदलती है और बंद करती है तो उससे व्यावसायिक हित प्रभावित होंगे। अभी जो नई वर्तमान नीति आ रही है कि उसको इतना सहज और सरल बनाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अवैध शराब का व्यवसाय रुकेगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन देखिए महेश जी, ये कहा जाता है कि अवैध शराब को रोकने का काम सरकार का नहीं, पुलिस प्रशासन का है। और पुलिस प्रशासन अगर अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रही तो शराब को सस्ता करते जाना, क्या आपको लगता नहीं इससे शराबखोरी की प्रवृत्ति बढ़ेगी? जो एक बोतल कंजम्पशन था वो बढ़ा करके 2 कर लेगा, 3 कर लेगा, इससे ज्यादा दिक्कतें होंगी समाज में। हाँ, ऐसा संभव है। और ये बात भी तय है कि शराब प्रशासन नीतियां बनाता है, पर उसको इम्प्लीमेंट करना पुलिस विभाग का और आबकारी विभाग का कार्य होता है। ठीक है। क्योंकि जहां तक मैं समझता हूँ कि आबकारी विभाग और पुलिस विभाग अपने क्षेत्र, अपने सामर्थ्य अनुसार कोशिश भी करता है, पर समाज में जो प्रचलित ये सब व्यवस्था है उनको लेकर शायद वो रोक नहीं पाते। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशानुरूप होशंगाबाद में 5 किलोमीटर के रेडियस में शराब बिक्री पे प्रतिबंध है, और ऐसा यहाँ हो भी रहा है। पर जो कुछ लोग, जैसा कि समाज में कुछ विकृत मानसिकता के लोग होते हैं, वो उस तरह के लोग उन्हें इकट्ठा करके वो बिक्री करते हैं। ठीक है। तो ऐसा वो सब चलता रहता है। ठीक है ब्रिज जी, उनका कोई वो नहीं है, हल नहीं है, और उनको रोकना बड़ा असंभव सा काम होता है। ठीक है ब्रिज जी, मैं आपके पास आता हूँ। ब्रिज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब भी हम शराबबंदी की बात करते हैं तो हर आदमी कहता है शराबबंदी हो, शराबबंदी के नाम पर प्रवचन सब देते हैं, लेकिन दिल अगर कह रहा है शराबबंदी हो तो क्या जेब गवारा नहीं करती है? और भौतिकवाद है तो जाहिर सी बात है कि जेब तो दिल पर भारी पड़ेगी, और इसलिए ये हो रहा है। और हम उम्मीद छोड़ दें शराबबंदी की, मध्य प्रदेश में कभी शराब मुक्त प्रदेश बनेगा, जैसा कि शिवराज जी कहते हैं, कमलनाथ जी कहते हैं, और तमाम लोग कहते हैं, क्योंकि जब सत्ता में आते हैं तो सब फिर दूसरी भाषा बोलते हैं। जी, सामाजिक पहल होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना, सिर्फ सरकार का, देखिए मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, हर बार कहती हूँ कि सिर्फ ये सरकार का जिम्मेदारी नहीं है, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते उनकी भी जिम्मेदारी है कि सामाजिक दुष्प्रभाव के खिलाफ जाएं, और हम जो आम जनता है इनको भी अपनी तरफ से ये एक पहल करनी पड़ेगी। क्या होता है कि शौकिया तौर पर लती हुए लोग जब आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते, अब आप देखेंगे करप्शन और सारा भ्रष्टाचार, और आप ये देखेंगे कि शराब के लिए किसी को मार डालना, पैसे चुराना, निम्न वर्ग के लोग ये सारी चीजें करते हैं। देखिए जो बड़े वर्ग के लोग होते हैं वो तो अच्छे ब्रांड का सेवन करते हैं और शौकिया तौर पे मौज मस्ती करते हैं। जितनी ये फिल्में चल रही हैं, सेंसर बोर्ड का भी ये एक बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि फिल्मों में
शराब को जो चीयर्स कहना और सेवन करना, ये दिखाना मना। ठीक है, आज हम देखते हैं कि एक लाइन चलती है कि शराब सेहत के लिए बुरा है, तो क्या ये कह देने से कोई समझ रहा है? वो तो ये समझ रहा है कि अगर शाहरुख खान चीयर्स कर रहा है तो वो मेरा एक आदर्श मॉडल है, वो तो वो जो कर रहा है वही मैं करूंगा। एक निम्न वर्ग के लिए, मध्य वर्ग के लिए वो शाहरुख खान अगर पी रहा है तो वो एक आदर्श है। इस तरीके की चीजें बंद होनी चाहिए। एक चीज ठीक है सविता जी, मुझे ये बताइए कि अगर शराब की जो नई नीति है कि मॉल्स में शराब मिल जाएगी, आपको दुकानों पर जाने की जरूरत नहीं, जो ब्रीज जी जिस चिंता की बात कर रही हैं कि बच्चों के, युवाओं के मन में रोल मॉडल किस तरह का पेश किया जा रहा है, अब जब अभी तक हमने देखा है कि अगर हम दूर दराज दुकानें रहती हैं शहर से तो लोग संकोच करते हैं, डरते छिपकर लेकर आते हैं। अब जब हम देखेंगे मॉल्स में चमचमाती शराब की बोतलें रखी मिलेंगी, स्टेशन पर या सुपरमार्केट में शराब मिलेगी, तो फिर उससे क्या मनोस्थिति होगी कि किस तरह का इंप्रेशन जाएगा बच्चों पर, युवाओं पर? देखिए, पहले तो मैं डॉक्टर वाजपेयी की बात शुरू करती हूँ कि हर बार जब कभी भी बात हो रही है शराब पर तो लोग कह रहे हैं कि ये रेवेन्यू जनरेट करती है, ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है, इसलिए इस नीति को समाप्त नहीं किया जाता। मेरा कहना यह है कि जो चीज स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और जो समाज के लिए हानिकारक है, जो समाज में बुराइयां पैदा कर रही है, उसके इतर कोई अलग रेवेन्यू मॉडल ढूंढना चाहिए सरकारों को, और कोई और सोर्स ढूंढना चाहिए जो अच्छा रेवेन्यू दे, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब कभी भी नीतियां बनाई जाएं तो हम कहते हैं कि जो चीज बुरी है वो दूर से दूर रहे, ज्यादा से ज्यादा दूर रहे, सीधे अप्रोच में लोगों के ना हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये जो नीति है कि मॉल में मिलेगी, आप घर में रख सकते हैं, आप घर में शराब की पार्टी दे सकते हैं, मैं समझती हूँ कि इससे ना केवल समाज पर इसका बुरा असर पड़ेगा, बल्कि घरों में रहने वाले, मॉल में घूमने वाले बच्चों के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा कि एक ऐसी चीज जो सुलभ है, जो आसानी से ली जा सकती है, जिसके लिए कोई डर नहीं है, जिसके लिए आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, आपको देखने की जरूरत नहीं है कि लोग, समाज उसको देख रहा है। तो मैं समझती हूँ इसका सबसे बुरा असर युवाओं पर होगा और इस पूरी की पूरी पीढ़ी पर होगा। इसलिए इस नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए। एक बात। दूसरी चीज ये कि ये जो बात हो रही है, जहां से हम बात शुरू कर रहे हैं, ये उमा भारती जी के बयान से बात शुरू कर रहे हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो कम से कम इस बात पर ध्यान देना चाहिए, सरकार में बैठे लोगों को ध्यान देना चाहिए कि वो जो कह रही हैं उस पर विचार करें और इसका ठीक है। डॉक्टर हितेश जी, जिससे कि एक सेकंड सविता जी, यहाँ एक सेकंड बीच में आ रही हूँ। सविता जी, यहाँ राजनीति नहीं खेलना हमको कि उमा भारती जी ने क्या बयान दिया और आपकी सरकार ने क्या किया, वो सबके सामने ट्रांसपेरेंट है। आपको पता है, एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की मेंबर होने के नाते मैं ये देखती हूँ कि रोज हमारी बेटियां शराब के एडिक्शन से आती हैं और उनको रखने के लिए हमें नशा मुक्ति केंद्र ढूंढना पड़ता है, क्योंकि वो हाथों से निकलती जा रही हमारी बेटियां। बेटे तो थे ही। हितेश जी, मैं आपके पास आता हूं। हितेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या सर ये इस तरह की शराब नीति बदलकर क्या आप अपने फ्यूचर कस्टमर तैयार कर रहे हैं मॉल्स में और ऐसी जगह पर शराब ला करके? क्या अब ये लग रहा है कि कुछ यंगस्टर को भी शराब की तरफ और मोड़ लिया जाए तो ये जो 22,000 करोड़ है ये सीधे 40-50 हजार करोड़ पहुंच जाए? कुछ इस तरह का व्यावसायिक सोच है क्या? देखिए अभिलाष जी, दो चीजें अलग अलग हैं। जी, होता है कि रेवेन्यू पे काम करना और एक होता है शराब खोरी को रोकने के लिए काम करना। तो जैसा सविता जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया फिर से, लेकिन सोचिए 55 साल जिस ने राज किया पूरे देश में, सभी राज्यों में, वो एक भी मॉडल उनने कहीं जनरेट किया क्या? उनने तो हेरिटेज वाइन का राजस्थान में मॉडल जनरेट किया, जिसको अब सब सरकारें अपनाने लगी हैं कि हर जिले की अपनी एक शराब होगी। तो देखिए, अच्छी भाषण देना, इसीलिए तो मैंने बताया ना, लोग नेताओं से क्यों नफरत करते हैं। ब्रीज जी क्यों बोल रही है ये? क्योंकि हम उसका रियलिटी का सामना करें, और रियलिटी क्या है? गांजा, भांग, स्मैक सब प्रतिबंधित है, फिर क्यों उसका प्रचलन है? ठीक है, आयोडेक्स प्रतिबंधित क्यों प्रचलन है? तो इसमें बहुत बड़ा हिस्सा समाज सुधार का है। फिर जिसकी तरफ महेश चौकते जी ने कहा, जो निचला अमला है, महेश जी ने तो बहुत अच्छे से बचा लिया उनको, मैं उनको बिल्कुल बचाने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि नेता नीति बनाकर नियत को कमजोर कर सकता है, जो काम शिवराज जी ने किया। क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है, जो बॉर्डर अमला खड़ा रहता है, जो 3rd टियर का होता है, चाहे आबकारी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे शराब व्यवसायी हो, ये सब आपस में मिले होते हैं, और उसमें वो बहुत लोअर होता है, उसके बिल फटते हैं हमारे नाम पर। तो उसको कैसे रोका जा सकता है? तो उसको भाई नीति बनाकर ही रोका जा सकता है। ठीक है, उनको भाषण देके थोड़ा ना रोका जा सकता है। लेकिन नीति बनती नहीं है सर। हमने देखा
हमने 15 साल जनता ने 15 साल दिए थे बीजेपी को। नीति बनाई गई कि हमने यदि प्राइस कम किया है तो हवा पता कर लीजिए, इसमें शराब व्यवसायियों का नुकसान हो रहा है। आप लोगों ने खुद बताया ना क्योंकि उनको जो ब्लैक मनी मिल जाता था वो अब उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि तस्करी का स्कोप ही खत्म हो गया ना। तो ये हम करने का प्रयास कर रहे हैं, हम दुकानें नहीं बढ़ा रहे। फिर भी यदि सविता जी और उनकी कांग्रेस और राहुल गांधी किसी भी राज्य में उनके प्रयोग करके बताएंगे महेश जी कि ये तरीके चलिए महेश जी बताएंगे। महेश जी इस बिजनेस को बेहतर समझते हैं। महेश जी पूरी दुनिया का अर्थशास्त्र एक तरफ, एक मिनट सविता जी, महेश जी पूरी दुनिया का अर्थशास्त्र एक तरफ, मुझे ये शराब का अर्थशास्त्र समझाइए ना कि दुकान कम कर रहे हैं, घाटा हो रहा है दुकानदारों को, लेकिन फिर भी सरकार का रेवेन्यू बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है। और पिछले अगर 15 साल पहले बीजेपी आई थी तब से आज देख ले तो पता नहीं कितना गुना बढ़ गया। और वो जीडीपी कोई ऐसा सेक्टर नहीं होगा जिससे ज्यादा तेजी से शराब। तो मुझे ये बताइए सर, ये अर्थशास्त्र कैसे शराब का चलता है? कंजम्पशन बढ़ रहा है समाज में, ये मैं जानना, यही मैं सुनना चाह रहा था। जब कंजम्पशन बढ़ रहा है तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम शराबबंदी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं सर? संभव ही नहीं। जो समाज को भी तो जागृत करना होगा साहब। जागृत कौन करेगा सर? हम लोग तो कर रहे हैं, लेकिन आप तो शराब की कीमतें कम कर दे रहे हैं। आज हम बहस इसलिए थोड़ी ना कर रहे हैं कि कमलनाथ जी या भूपेश बघेल ने कोई शपथ ले लिया। आज हम बहस इसलिए कर रहे हैं कि उमा भारती जी ने शपथ ली है। ठीक है महेश जी, हमें धन्यवाद। महेश जी मुझे बताइए, बनना चाहिए हमको। महेश जी मुझे बताइए, जिस राज्य में 20% 22% का शेयर जीडीपी का शराब से, बजट का शराब से आता हो, क्या वहां पर शराबबंदी जैसी बातें करना केवल पब्लिक को एक तरह का कहते हैं कि मुगालते में रखने की बातें, क्योंकि हमें पता है ये संभव दिखता नहीं है? हाँ, मेरा ऐसा मानना है कि इतना बड़ा रेवेन्यू है जिसको इग्नोर कोई भी नहीं कर सकता। उसके लिए जैसा कि चूंकि परिस्थितियां, उसके लिए पहले इतना रेवेन्यू जनरेट करना होगा, तब शराबबंदी होगी। अच्छा, शराबबंदी सिर्फ एकमात्र हल नहीं है। जहाँ जहाँ शराबबंदी हुई है वहाँ की परिस्थितियां आज अगर देखेंगे आप तो वहाँ पे आपको इसके वो दिखेंगे, परिणाम दिखेंगे। जैसा कि हितेश जी भाई साहब ने गुजरात का उदाहरण दिया, वैसा ही उदाहरण में एक चंद्रपुर जिले के, महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले का देखता हूँ उदाहरण। वहाँ पे भी चूंकि लोकल नेताओं के कारण वहाँ शराबबंदी की गई, पर परिस्थितियां ऐसी बनी कि साल 2 साल में वहाँ पे शराबबंदी का निर्णय वापस लेना पड़ा, क्योंकि उससे लोगों के व्यावसायिक, आर्थिक और सारे हित प्रभावित हो रहे थे। ठीक है, तो जहाँ तक मेरा मानना है रेवेन्यू तो बहुत बड़ा है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, रेवेन्यू बड़ा है, शराबखोरी बढ़ रही है, शराबखोर बढ़ रहे हैं, सरकार का खजाना भर रहे हैं। ये अलग बात है कि नेताओं को अपनी सियासत चमकानी है तो कभी शराबबंदी के लिए हम आंदोलन करेंगे, दूसरा कहता है कि सरकार को शराबबंदी कर देनी चाहिए, तीसरे जो बढ़ाने वाले हैं, जो साइन करते हैं फाइलों पर कि और शराब ज्यादा कैसे बिके, उसकी नीति बनाते हैं, वो भी जब मीडिया के सामने आते हैं, जनता के सामने आते हैं तो कहते हैं हम शराब के खिलाफ हैं। ये शराब वाली भाषा है, इसे थोड़ा इतर समझिए। जब कोई कहता है कि मैं बहुत सच बोल रहा हूं तो इसका क्या मतलब होता है, ये समझना पड़ता है। ये बिन पिए नशा देने वाली शराब है जो सियासत के सिर चढ़कर बोल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, सविता दीवान जी, ब्रिज त्रिपाठी जी और महेश चौकसे जी हमारे साथ इस पूरे डिबेट में जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। मध्य प्रदेश है, शराब सस्ती हुई है, एंजॉय कीजिए। नमस्कार।